वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हरियाणा का पीजीटी इकोनॉमिक्स का एक्सटेट का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसकी ऑलरेडी हम 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2022 जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर है। 2 वीडियो के अंदर हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बचे 20 क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने डिफरेंट एग्ज़ाम्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में सॉल्व किया है। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो आप चैनल पर जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आज हमारा हरियाणा का पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी 3 वीडियोस आपको मिलेंगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। इनमें से क्या जो है फैक्टर इनकम का कंपोनेंट नहीं है। रेंट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, चेंज इन स्टॉक। अब आपको पता है हमारे प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनके बदले इनको प्रॉफिट मिलता है, इसके बदले रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलती है। अब देखिए रेंट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम भी हमारे फैक्टर इनकम का पार्ट होती है, लेकिन चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में चेंज होना, ये जो है हमारी फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इनमें से कौन सा अपूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण नहीं है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड प्योर कॉम्पिटिशन। अब बात करें इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, उसके अंदर मोनोपोली भी आता है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, और क्या आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी उसका पार्ट है, ओलिगोपोली मार्केट भी इसका पार्ट है, लेकिन प्योर कंपटीशन ये इसका पार्ट नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर 2 तरह के कंपटीशन होते हैं, एक परफेक्ट होता है, एक इम्परफेक्ट होता है। पर इम्परफेक्ट के अंदर देखिए कौन कौन से मार्केट आते हैं, मोनोपोली मार्केट आती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट आती है, ओलिगोपोली मार्केट आती है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था, प्योर परफेक्ट कंपटीशन जो है उसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट इन डिमांड थ्योरी। कि जब ये थ्योरीज आई, सबसे पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, उस ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है कार्डिनल अप्रोच आई थी जो कि मार्शल ने दी थी, पिगू ने दी थी। उसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच आई जिसको हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1939 के अंदर क्या आई थी, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी आई थी जो पॉल सैमुअल्सन ने दी थी। उसके बाद क्या आया था, न्यूमैन एंड मोरेस्टन की यूटिलिटी थ्योरी आई थी, ये आई थी 1947 के आसपास। तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो क्या रहेगा, कार्डिनल अप्रोच 4th, 3rd, 1st एंड 2nd। अब आपको क्या करना है, इनमें से जिस भी ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिले आपको टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द आइडिया ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज एक्सप्लेन इन। अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अल्प रोजगार संतुलन, वो किन्होंने दिया था, क्लासिकल्स ने दिया था, केन्ज ने दिया था, प्री केन्जियन ने दिया था, या ऑल ऑफ द अबव दिया था। अब आप सब लोगों को पता है कि केन्ज ने जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट ही ज़रूरी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी एक लेवल होता है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, संतुलन जो है वो अटेन कर सकते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट के नेम से जानते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ द मार्जिनल एफिशिएंसी इज 10% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, तो इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल, इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस। अब क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी होती है कि आपने कैपिटल लगाई और आपको क्या रिटर्न मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये है कि आपको जो कैपिटल पर जो एफिशिएंसी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो है 10%, ठीक है, और आपको मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 5%, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब आप लगाओ, कहीं पर आपने पैसा लगाया, आपको 10 रुपीज़ मिल रहे हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में 5 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या कंडीशन है ये? तो आपके लिए ये जो कंडीशन होगी ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि 10 लगाकर आपको 5 देने पड़ रहे हैं, तो 5 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। उसी तरह से इस क्वेश्चन में मार्जिनल एफिशिएंसी 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो ये वाली सिचुएशन भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है वैल्यू ऑफ एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट द ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू। अब आपको पता है 2 ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है वहाँ पर टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होते हैं? बराबर होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रेक इवन पॉइंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ पर होता है जब हमारा इनकम और कंजप्शन बराबर होते हैं। मान लो आपने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये ही आपने क्या कर दिया? कंज्यूम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो सेविंग होती है वो क्या होती है? 0 होती है। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वैल्यू ऑफ एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको बतानी है ब्रेक इवन पॉइंट पर। अभी मैंने क्या कहा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या होगा? जब आपका इनकम और कंजप्शन बराबर होते हैं। जब आपने जितने कमाए उतने ही आपने कंज्यूम कर लिए, तो यहाँ पर आपका सेविंग क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर बोला है मोनोपोली है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ओलिगोपोली मार्केट है और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। अब ये बोला गया है इन मार्केट में से किस मार्केट के अंदर ये वाली आपको इक्वेशन जो है देखने को मिलती है कि प्राइस हमारा इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के। ये वाली सिचुएशन आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखने को मिलती है जब हमारा प्राइस इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ फैक्टर। डिमांड कर्व जो होता है एक फैक्टर का डिमांड कर्व, वो कौन सा होता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कर्व को बोलते हैं, VMPL वैल्यू एडेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व को बोलते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व या टोटल वेरिएबल प्रोडक्टिविटी कर्व। अब यहाँ पर क्या है, जब आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो वहाँ पर आप देखोगे कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी होती है उनकी लेबर की। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की होती है उसी को एक फर्म का क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कर्व को ही क्या बोला जाता है? डिमांड कर्व बोला जाता है फैक्टर का। और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। VMPL का सिर्फ आपसे क्या पूछा है? फॉर्मूला पूछा है। अब आप लोगों को पता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की होती है, जब आप उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है लॉन्ग रन
इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कि लॉन्ग रन की बात है और लॉन्ग रन क्या है, कौन से कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसमें लॉन्ग रन में कौन सा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है। अब आप लोगों को पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन के अंदर जो एक फर्म होती है उसको नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट में आप लोगों को पता है जब आपका मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के एंड प्राइस इक्वल होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, तब हमारा जो संतुलन होता है, ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है, और यहाँ पर आपका जो संतुलन होता है वो डिसाइड हो जाता है। तो इसीलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट इसकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द डिमांड इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो वस्तु पर किया जाता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब आपको पता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मार्शल ने दिया था, उसने ये क्या बताया था, जब प्राइस के बढ़ने पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए या प्राइस के कम होने पर उस वस्तु पर किया गया टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इस टाइम पर हमारी जो डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इफ द डिमांड इज इलास्टिक, यहाँ लिखोगे आप, इफ द डिमांड इज इलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दैट लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू। अब आपसे पूछा है जो सेविंग आपका फंक्शन होता है उसका आपको स्लोप निकालना है। अब आपको पता है सेविंग फंक्शन का जो स्लोप निकलता है वो कैसे निकलता है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब एक तरह से आपका क्या हो गया, ये एम पी एस होता है स्लोप। सेविंग फंक्शन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। अब आप देखिए कौन से ऑप्शन के अंदर आपका एम पी एस निकल रहा है। अब देखिए जब आप 1 माइनस एम पी सी कर दोगे तो आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो जो आपका निकलेगा यहाँ पर देखिए आप 1 माइनस एम पी सी करोगे तब आपका निकलेगा, या 1 माइनस एम पी एस करोगे तब आपका आंसर निकलेगा, या 1 माइनस ए पी सी करोगे तब आपका एम पी एस निकलेगा, या फिर जो आपका लास्ट ऑप्शन है 1 माइनस ए पी एस अगर आप करते हो तो आपका निकलेगा। अब आपको मार्जिनल निकालना था, मार्जिनल आपका कब निकलेगा, 1 माइनस एम पी सी जब आप कर दोगे तो आप क्या निकल जाएगा, 1 माइनस एम पी सी करते ही आपका निकल जाएगा 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कनकेव प्रोडक्शन फंक्शन होता है, कन्वेक्स होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वर्टिकल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब होता है। अब आप देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हो आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। और ये वाली सिचुएशन आपको कब दिखेगी, जब आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। उस सिचुएशन में जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चली जाएगी, हर एडिशनल क्वांटिटी के लिए घटती चली जाएगी। तो इसीलिए आपका कन्वेक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होना चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ द गुड। यहाँ पर बोला है दो गुड है, एक्स इज अ नॉर्मल गुड एंड वाई इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। अब यहाँ पर ये बोला है
कि अगर जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस इंक्रीज कर देगा तो इसकी जो सप्लाई है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप लोगों को पता है सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मान लो वाई एक सब्स्टिट्यूट गुड थी, इसका प्राइस बढ़ गया। अब मान लो वाई जो थी वो एक चाय थी, चाय का प्राइस बढ़ने से लोग क्या कर जाते हैं, दूसरी गुड्स, मान लो ये क्या थी, कॉफ़ी थी, ठीक है, तो लोग इसको खरीदने की बजाय क्या खरीदते हैं, कॉफ़ी खरीदते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कॉफ़ी की डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इस वाई प्रोडक्ट को कोई भी परचेज करना नहीं चाहेगा। तो इस सिचुएशन में जब इस प्रोडक्ट की एक्स प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो सप्लायर भी इसी प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी सब्स्टिट्यूट गुड थी ना, वाई गुड, जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ था, अब क्या होगा, उसको कोई डिमांड कर नहीं रहा, तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं रहा, सब लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। प्रोड्यूसर इसकी सप्लाई को बढ़ाने पे फोकस करेगा, ना कि इसकी सप्लाई को बढ़ाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही बोला है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसका जो सप्लाई कर्व है ना गुड्स का, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए किस अप्रोच का यूज नहीं होता। प्रोडक्ट मेथड होता है, एम्प्लॉयमेंट कोई मेथड नहीं होता, तो इसीलिए इनकम मेथड भी होता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, एम्प्लॉयमेंट अप्रोच कोई नहीं होती। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट शैल द एंट्री ऑफ अदर फर्म इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। यहाँ पर ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है जो एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को रोकेगा नहीं। अगर आप ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, दूसरी फर्म का प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिक पाता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, दूसरी जो फर्म मार्केट में आना चाहती है उनकी एंट्री को रोक रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नई फर्म को एंटर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लो आपको किसी प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज़ है और आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या करते हो आप उस प्रोडक्ट को कम प्राइस पर कंज्यूमर को प्रोवाइड कराओगे, जिसकी वजह से कोई नई फर्म अगर आने की सोच रही है तो वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, उसको उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं नई फर्म को एंटर करने से रोकती है, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई नई फर्म आ रही है, उसको वो टेक्नोलॉजी सेटअप करने में हो सकता है टाइम लग सकता है, तो हो सकता है उसको उतने प्रॉफिट ना भी हो। तो टेक्नोलॉजी भी नई फर्म के एंटर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का बढ़ना कभी भी किसी भी फर्म की एंट्री में बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है एरिया अंडर द डिमांड का वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज इक्वल टू। यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन का हमने डायग्राम बनाया, इन्होंने कहा जो एरिया ये डिमांड का है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, इसके जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है सारा, ये क्या होता है, ये मार्जिनल रिवेन्यू होता है, एवरेज रिवेन्यू होता है, टोटल रिवेन्यू होता है, या टोटल प्रोडक्ट होता है। अब आप देखिए ये क्या होता है, टोटल रिवेन्यू होता है। टोटल रिवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रिवेन्यू प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास प्राइस होता है, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी परचेज की गई वो होती है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, डिमांड का जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो आपका टोटल रिवेन्यू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन क्लासिकल कॉन्सेप्ट द सप्लाई कर्व ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, इन अ क्लासिकल कॉन्सेप्ट द शेप ऑफ सप्लाई कर्व विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। क्लासिकल क्या मानते हैं कि इकोनॉमी में हर समय क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो यहाँ पर क्लासिकल का जो सप्लाई कर्व होता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस
कैसा रहेगा, ये रहेगा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व आपका रहेगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्राइस के रिस्पेक्ट में उसका सप्लाई कर्व बताओ क्लासिकल का और उसकी शेप बताओ। तो आपने बता दी कि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि ओवरहेड कॉस्ट होती क्या है। ओवरहेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका डायरेक्टली प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि ये वाले खर्चे तो इसलिए किए जाते हैं ताकि जो बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सही तरह से मैनेज हो जाए। जैसे रेंट कॉस्ट होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, ये सब हमारी ओवरहेड कॉस्ट में आएगी क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपका एक कच्चे माल की जो लागत होती है इसका आपके प्रोडक्शन से लेना देना होता है, तो ये आपकी ओवरहेड कॉस्ट में नहीं आएगी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर अ गुड्स। अब आपको पता है कि डिमांड कर्व में मूवमेंट और शिफ्ट कब आता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ, एक है मूवमेंट, एक है शिफ्ट। डिमांड कर्व में मूवमेंट हमेशा तब होगी जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड कब ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। अब देखिए, मान लिया पहले प्राइस ये था, क्वांटिटी ये थी, प्राइस घट गया, मान लो क्वांटिटी ये हो गई। अब आप देखिए, अब आपका जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आया, बल्कि डिमांड कर्व में क्या आया है, ए से बस बी तक क्या आई है, मूवमेंट आई है। शिफ्ट में क्या होता है, जब एक गुड्स के प्राइस को आप छोड़ दो, बहुत सारी जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इन सब में चेंजेस आते हैं। प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है, और डिमांड में जो चेंज होता है उससे क्या होता है, डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। हो सकता है डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए, हो सकता है डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, यहाँ पर बोला है मूवमेंट जो है, डिमांड कर्व में मूवमेंट होने का क्या रीज़न है। मूवमेंट कब होती है, जब जिस गुड की आप बात कर रहे हो उसी गुड्स का जब प्राइस चेंज होता है ना। जैसे यहाँ देखिए, प्राइस P से P1 हो गया, प्राइस के चेंज होने पर ही जिस गुड की बात हो रही है, अगर उसी गुड्स का प्राइस चेंज होता है तभी क्या होती है, डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को देखिए, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ गुड। जब उसी गुड्स, जिस गुड्स की बात हो रही है उसी गुड्स का प्राइस चेंज होगा तभी डिमांड कर्व में क्या आएगी, मूवमेंट आएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आज हमारा हरियाणा का जो एचटेट का पीजीटी इकोनॉमिक्स का दिसंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में सॉल्व किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।